Hello friends, welcome back to our new lecture, that is part 6 of chapter 3 articles of the constitution. So friends, question number 71, this was your homework question. 4 आर्टिकल्स थे आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड. सो किसका आंसर सही था प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. बहुत ज़बरदस्त फील होगा कि बिना बताए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ये आंसर आता था. इट मीन्स तैयारी गजब की चल रही है, ट्रैक पे चल रही है. चलिए दोस्तों, आंसर के साथ आगे बढ़ते हैं. आंसर वॉज डी कि आर्टिकल्स इसमें से जो दिए हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं था. आर्टिकल 39A की बात करें, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसमें था कि बराबर का जस्टिस मिलेगा और फ्री लीगल एड मिलेगी जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए. और उसके बाद आगे इसमें ऑप्शंस में दिया है आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स. विलेज पंचायत्स को कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे चलाया जाए, ये दिया है आर्टिकल नंबर 40 के तहत. आर्टिकल नंबर 44 दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, जैसे हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉज हैं, कानून हैं, वो सबके लिए बराबर हैं. चाहे आपका कोई धर्म है, कोई आपकी कास्ट है, कोई नस्ल, जात, धर्म, भेद कुछ भी है, तो उसके लिए सबके लिए बराबर है. इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट रिसेंटली इसको लाना चाह रही थी, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है एक तरह से मैं ब्रीफ में बताता हूँ आपको. पहले है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इसी तरह से आपके जो नागरिक हैं उनकी जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको कैसे गवर्न किया जाए, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड. कि उनको धर्म है, उनका धर्म है, उनके जो रहने सहने का कल्चर है, उनके लिए लॉज हैं. क्योंकि देखिए क्या है, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, तो ट्रिपल तलाक गवर्नमेंट उसको जो कानून के दायरे में लेके आई. ज़रा सोच के देखिए, ये किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है. आप एक लड़की शादी करके किसी घर में आई है और उसके बाद उसके वहाँ पे बच्चे हैं, और सडनली एक मेल मेंबर को, पैट्रियार्टिकल जो सोसाइटी है, मतलब पुरुष प्रधान समाज है, उसमें अगर एक आदमी को गुस्सा आया, और जो कि एक नॉर्मल बात है, गुस्सा आना जाना, हंसना रोना, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं. इसमें किसी को गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद. घर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बाद में सुलट जाते हैं, वो बचपन में भी होते हैं, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, चलती रहती हैं चीज़ें. बट क्या इतनी सी चीज़ के ऊपर ये धार्मिक मसला इतना इंपॉर्टेंट कि एक औरत की पूरी ज़िंदगी बदल जाए? तो ये पूरा का पूरा इनजस्टिस एक औरत के एंगल से हम बात करें, हम धार्मिक मुद्दों पे नहीं जा रहे हैं कि वो धर्म के एंगल से सही है नहीं है, शरिया के कानून चल रहे हैं. आप देखिए, भारत में रह रहे हैं, सारी सब्सिडीज़ का सब तरह से आपको बेनिफिट मिल रहा है, सारे बेनिफिट्स आप ले रहे हैं. उस टाइम आप नहीं कह रहे कि हम इस धर्म से हैं तो हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं कर रहा. बेनिफिट्स बराबर ले रहे हैं. जब कानून फॉलो करने की बारी आए तो तब हम बोलें कि हमारा धार्मिक मसला है, ये हमारा पर्सनल मैटर है. तो ये ऐसा तो नहीं चलेगा. दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलेंगे. अगर आप कुछ, देयर आर नो फ्री लंच, कहा जाता है मुफ्त का लंच कुछ नहीं होता, कीमत पे करनी पड़ती है. बाकी नागरिक पे कर रहे हैं तो आप भी पे करेंगे. तो इट वाज लाइक दैट. इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की रहना एक अनुशासन और एक जो हमारे देश कल्चर के हिसाब से सबके लिए सारा कुछ नियम कायदे कानून बराबर हों. सो दिस वाज दैट. ये है आर्टिकल 44. याद रखने का आसान तरीका, यूनिफॉर्म मतलब बराबर, तो 4 पहले 4 बाद में, 4 याद रहेगा, 44 कभी नहीं भूलेगा. यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो लास्ट था ये 48, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ये आपके एक्सप्लेनेशन में दिया है, ये आर्टिकल 50 में आता है. मतलब जुडिशरी जो न्यायालय है वो एग्जीक्यूटिव से अलग हो. एग्जीक्यूटिव जो जैसे IAS PCS ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, तो वो उससे डिफरेंट हो, जुडिशरी से अलग हो. ये ना हो कि दोनों अगर देखिए जुडिशरी से अलग नहीं होगी तो कभी भी आपने कितने सारे आजकल रील्स देखी होंगी. एक MP के बड़े फेमस जज साहब हैं, तो कभी SDM को, कभी IAS को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया होता है कि आपने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी की. तो इसीलिए अलग होना कि ताकि उनके एक्शंस को भी कोई रेगुलेट कर सके, उनको भी कोई चेक कर सके, ये है इसका मतलब. उसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 72 और 48 रह गया ऊपर, इसको भी बता दूं मैं आपको. 48 इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. मतलब जो खेती बाड़ी है उसको, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुधन,
जो पशुपालन है इसको मैनेज करना, इसका ऑर्गेनाइज करना गाँव में, ये आर्टिकल 48 के तहत आता है। इसके सारे जो भी प्रोविजन प्रावधान दिए गए हैं। आगे है 72 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ए फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब आपको बिल्कुल याद होगा, अभी आपने पढ़ा है आर्टिकल 40, बिना ऑप्शन के याद रख करें, देखिए तब मजा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, बी का 1 हो गया, क्लियर हो गया। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अभी आपने किया 48, तो सी का 2। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आ गया जी 50। कुछ ऑप्शन चाहिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये हमने नहीं पढ़ा, फिर भी पता लग गया, यही ऑप्शन बची है 51। तो ये आपके सामने, एंड दिस इज बिहार पीसीएस का आया हुआ एग्जाम है, री एग्जाम 2020 में जो हुआ। अब देखिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ से, ये ऑप्शन थी, वो कौन सा ए का 3 4 5 वो देख लेंगे आप, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए उसमें, और ये आपके सामने है जो मैंने ऑप्शंस बताई हैं। तो एम आई क्लियर? सो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आप ऐसे याद करें, देखिए पीसीएस के क्वेश्चन, जस्ट पीसीएस के क्वेश्चन, थोड़ी सी रिवीजन बार बार चलती रहे, ऐसे टिप्स पे आपको चल रहे हैं क्वेश्चंस। लिस्ट 1, लिस्ट 2, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 इधर दिया है, रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनको कैसे हटाया जाए पद से। आर्टिकल 767 बी ऑप्शन, इधर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट मतलब पद से हटाना, ये फॉर्मल वर्ड है, बहुत टिपिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाए। सी आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। डी आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ द स्पीकर। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। डी का 111, तो यहां से डी का 1। सो लेट्स सी, देखें डी का 1 है। मैं एक गेस करने का मेथड बता रहा हूं आपको, अब ये देखें आप। सो रिमूवल ऑफ द स्पीकर, ऑप्शन कौन सी थी हमारी, डी, दैट इज 90। सो 90 का 1 क्या था, रिमूवल ऑफ द डेप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन। अब यहां पे देखें आप, यस। तो आप ये देखें, जब आपको एलिमिनेशन मेथड निकालना है तो यहां से ये क्लियर हो गया कि डी के होने के चांस बहुत कम है ऑप्शन। रीजन, जो डी ऑप्शन है उसके 1 1 1 3 जगह पे 1 दिया है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि डी का आंसर 1 होगा। तो एक ऑप्शन आपकी क्लियर हो गई। अगर डी का 1 हो गया तो ऑप्शन डी क्लियर होगी, 4 1 3 2, ये नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन बच गई आपके पास। अब उसके बाद देखिए सी का 4 2 में दिया है, बी और सी में, तो काफ़ी चांसेस हैं कि सी का 4 मिले। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक बार आपने गो थ्रू भी अगर आप हो चुके हैं तो फिर भी आप कुछ गैस कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं है तब भी मैं बता रहा हूँ कैसे गैस करते हैं आप। तो 94 का देखिए यहाँ पे दैट इज रिमूवल ऑफ स्पीकर। अब रिमूवल ऑफ स्पीकर कौन से में दिया है, दैट इज 4। तो अब आप बताइए यहाँ पे सी का 4 आया कि नहीं आया। अब सी का 4 आ गया, 4 और 1 2 ऑप्शन हो गई क्लियर। तो ऑप्शन ए भी बाहर हो गई, सिर्फ बी और सी बची हैं आपके पास। और बी और सी आर्टिकल 61 इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड देन आर्टिकल 67 बी रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे पद से हटाया जाए। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ द स्पीकर, स्पीकर जो लोकसभा के अध्यक्ष होते, चेयरमैन। तो दोस्तों ये था कि कैसे आपको आंसर सी वाज देयर 2 3 4 1 यूपी पीसीएस 2020। आई होप आई एम क्लियर कि कैसे आप पिक कर सकते हैं ऑप्शंस को, कि 2 एलिमिनेट आपने कर दी, अब 2 बच गए आपके पास। अब उसमें आप बोले कि सर 2 3 है, 3 2 है, अब भाई ये उसके बाद आपका एक कैलकुलेटेड गैस है, जिस पे आपका मन करे आप जा सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तब आप जा सकते हैं। 74 लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहां पे आर्टिकल्स दिए हैं 124 5 352 245। लिस्ट 2 में दिया है यूनि जुडिशरी, सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। यहां चलते हैं ऑप्शंस के साथ। ये ऑप्शंस आपके सामने, उत्तराखंड पीसीएस 2002 का, क्या बात है। आर्टिकल 5। अब दोस्तों एक बात बताएं, 1 to 4 हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 1 to 4 पहला बिल्कुल पार्ट है, पहला भाग, उसमें कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट, स्टेट्स की बाउंड्रीज बदली जा सकती हैं क्या है, तो 4 तक वहाँ है। नेक्स्ट पार्ट है सिटीजनशिप, वो 5 से स्टार्ट होता है, तो सिटीजनशिप आ गया क्लियर। 124 ये है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने पिछली क्लास में रिपीटेड है। 124 ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश होगी, उसके क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो इसमें दिए हैं। आर्टिकल 245 दैट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स लेजिस्लेचर। 245 245 याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा जो है यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। आर्टिकल 352 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की घोषणा करनी, आपातकालीन, जैसे 1975 में जब हुई थी इंदिरा गांधी की जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम की। अब
352 आपने याद रख लिया, नेशनल, इसको आप नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। ये किस तरह लगती है? अगर यहाँ तो वॉर की कंडीशन आ गई कि भारत पे कोई हमला हो रहा है, तब जो है प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे, बेसिकली प्रेसिडेंट को करना है फाइनली, और अनाउंसमेंट पीएम के थ्रू होती है, पास फाइनली उन्होंने करनी है। अब आप देखिए नेशनल इमरजेंसी हो गई, या तो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई भी आपको लग रहा है कि कुछ भारत को खतरा है, आपकी कंट्री को खतरा है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म्ड रिबेलियन, मतलब आपकी फौज है उसने हथियार उठा लिए हैं सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए। जैसे कि आपने पाकिस्तान में सुना होगा, सेना ने किया तख्ता पलट। वो तख्ता पलट क्या, तख्ते पे उनके प्रधानमंत्री बैठे थे, उसको पलटा दिया। पलटा दिया मतलब उनको नीचे गिरा दिया तख्ते से। तख्ता मतलब उनकी पोजीशन, सीट, उसको गिरा देना, इसको बोलते हैं तख्ता पलट करना। सो ये है इसका प्रोविज़न। तो अब समझ में आया होगा आपको। तो आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें मैं बोलूँगा ये ऑप्शंस बन रही थी, जहाँ मुझे एलिमिनेशन सिखाना था आपको मैंने सिखाया, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हम आगे बढ़ेंगे। अब लिस्ट 1 और 2। लिस्ट 1 है आर्टिकल 14, 36, 74, 368, और इधर है आपके पास ऑप्शंस, अमेंडमेंट प्रोसीजर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट टू इक्वेलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए आर्टिकल 14 हम कर चुके हैं कि जब हमने फंडामेंटल राइट्स का किया था कि 14 से लेके 19 तक, 18 तक, फिर 19 से लेके 22 तक, तो इक्वेलिटी, फिर फ्रीडम, पहले बराबरी आई, फिर आज़ादी आई। पहले बराबरी मिलेगी तभी कोई आज़ादी मिलेगी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और फिर आर्टिकल 14 था, इसलिए राइट टू इक्वेलिटी A का 3 हो गया। आर्टिकल 36, देखिए 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स के बाद चौथा भाग आता है किसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो ये इसीलिए हो गया आपका B का 4। अब उसके बाद आया 74, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब एक काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की, जिसके जो हेड होंगे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मंत्री हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, वो हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट के द्वारा, बट प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे। और वो काउंसिल मिनिस्टर्स का काम क्या होगा, राष्ट्रपति को उनके किसी भी काम के लिए सलाह देना, एडवाइस करना, एंड राष्ट्रपति को लगे, प्रेसिडेंट को, कि उन्हें कुछ पुनर्विचार करवाना है इसके ऊपर, तो दोबारा वापस भेज सकते हैं कि आप इस पर दोबारा डिस्कस कीजिए, विचार विमर्श करें। फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने फिर से भेज दिया, नहीं सर हमें सबको लग रहा है ये ओके है, नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन। अब राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। मेरा मसला समझ में आ गया? इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राष्ट्रपति की जो पोजीशन है कोई बहुत बेहतर नहीं है, कठपुतली वाला पोजीशन है थोड़ा सा क्या, काफ़ी हद तक। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पे आप बोल रहे हैं तो सरकार के बारे में या कोई भी ऐसी बड़ी सीट के बारे में थोड़ा सोच समझ के बोलें, तो कल को आपके प्यार से अगर ये चैनल वायरल हुआ तो क्या पता कोई काट के मीम्स बनाने लग पड़े। थोड़ा मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दें। आगे चलिए दोस्तों, चलते हैं। दैट इज़ 368। ये है अमेंडमेंट प्रोसीजर। जैसा मैंने बताया था कि हमने साउथ अफ्रीका से ये प्रोविज़न लिया है कि संशोधन का प्रावधान है कि हम किसी भी एक्ट के अंदर, जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जिसमें 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, दैट इज सर्टन वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स। याद आया, लैंड रिफॉर्म, जिम्मेदारी सिस्टम के एबॉलिशमेंट, और 24 अप्रैल 1973 के बाद जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आया। क्विकली बीच बीच में छोटा छोटा कुछ सेकंड्स में रिवाइज करवाता जाऊंगा। आगे चलते हैं। ये है अमेंडमेंट प्रोसीजर। सो आगे है फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने है सारा कुछ, सेम सारी ऑप्शन जो मैंने आपको वैसे बताई, जैसे अभी मुझे लर्न है, याद हैं, ऐसी आपको याद होंगी। थोड़ा सा जब एक इंटरेस्ट लेंगे, ओके ऐसा ऑप्शन भी है हमारे पास और ये ऑप्शन इसमें आता है, ओके, एक क्यूरियोसिटी से जब आप पढ़ेंगे उसको एक याद रखेंगे कि यस मुझे याद है। एक ये जो क्यूरियोसिटी है, सडनली रैंडमली यस मैंने 14 पढ़ा था, मुझे याद, इक्वालिटी याद रहेगा, वो 100% याद रहेगा ऐसे। लिस्ट 1, लिस्ट 2, इसके बाद है फ्रेंड्स टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ द राइट टू इक्वालिटी, सी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको अरेस्ट करना और डिटेन करना मतलब वहाँ पे बंदी रखना कारागृह में या किसी में, तो इस तरह से। और ये लास्ट वाला आ गया पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल, राष्ट्रपति की पावर किसी बिल को मंजूरी देने की। तो दोस्तों इधर हैं आर्टिकल्स 14, 2,
111 और 22, ये ऑप्शंस आपके पास। अब देखिए आपको पता है बी का 1, अब बी का 1 देखिए कहाँ पे है, बी का 1 ऑप्शन ए तो गई, बी रह गई। उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइट एंड डिटेंशन, अगर ये फंडामेंटल राइट्स अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो इसका आर्टिकल 22 आंसर है, तो हो गया। इसके बाद सी का दैट इज़ 4, सी का 4, यस 1 और 4 तो सही हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जो बिल को मंजूरी देने की उनकी पावर है वो दैट इज़ 111। आर्टिकल 2 इसलिए पता है आपको, टू एडमिट द न्यू स्टेट बाय द लॉ, पहले 4 आर्टिकल्स जो हैं वो स्टेट के बारे में हैं, स्टेट की पावर कि आप स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं एंड ऑल, ये जो पार्लियामेंट के पास पावर है दैट इज़ आर्टिकल 2 में आती है। सारे क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, एडमिट न्यू स्टेट 2 में आ गया, इक्वलिटी 14 में आ गया, अरेस्ट एंड डिटेंशन ये 22 के अंदर। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ इसमें, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो आपके पास कुछ राइट्स हैं, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं कि मुझे मेरा वकील चाहिए, जो थोड़े से हाई क्लास किसी को अरेस्ट कर लिया है तो फिर वो उस टाइम दिखाते हैं कि नहीं मुझे आई नीड माई लॉयर, मैं उसके बिना कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, तो वो है आपके पास राइट है। और अगर दूसरा आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं होगा, आर्बिट्रेरी का वर्ड का मतलब समझिए, बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है, आर्बिट्रेरी मतलब विदाउट एनी रीज़न और ग्राउंड्स, आपको ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि किस आधार पे आपको अरेस्ट किया गया है, किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है, वो आपको पता लगेगा, ये उनकी ड्यूटी है बताना। और जब आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे। अब 22 नंबर, अगर कभी पुलिस गलती से आपको पकड़ ले, पहले तो ऐसा कोई काम मत कीजिए, पकड़ ले तो आप ये डायलॉग मार सकते हैं, उनको लगेगा मूवी देख के आप उन्हें बताएं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं, यू आर द अवेयर सिटीजन, एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत काम आएगा। Yes friends, question number 77, list 1, list 2, article 54, B 75, C 155, 155 and D 164, 164। ये है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2 है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, और 3 है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, 4 अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, 5 है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फ्रेंड्स क्या है आपके पास ऑप्शंस, देखिए मैं आपको बिना देखे बताता हूँ। 164 है, दिस इज़ फॉर द चीफ मिनिस्टर, मतलब 4 इसके ऑप्शन है। और आर्टिकल 75 क्योंकि आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ी थी तो यहाँ पे आप रिलेट कर पाएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 74 में कैबिनेट उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात, 75 में उनके प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट मतलब उनका मेन मंत्रिमंडल, इनर कोर, इंपॉर्टेंट वाले मिनिस्ट्रीज मैंने बताया था आपको, रेलवे, फॉरेन मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो मेन आते हैं इसमें। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन 54 में आते हैं, और गवर्नर की अपॉइंटमेंट 155 में। ये बार बार रिवाइज करके पढ़ा के टिप्स पे हुए हैं, अगर ऐसे ही आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे 2-2 मिनट लगा के बीच बीच में, तो टाइम वेस्टेज नहीं है, टाइम की यूटिलाइजेशन वही है। इसी तरह से एग्जाम निकलते हैं। अब देखिए आंसर्स ये हैं दोस्तों। अब इलेक्शन ये देखिए, 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। आर्टिकल 155 गवर्नर, 164 सीएम एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। सेम एनालॉजी, जैसे पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति, स्टेट के अंदर गवर्नर अपॉइंटमेंट करेंगे सीएम की सलाह के ऊपर, एडवाइस के ऊपर। आर्टिकल 170 कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सारे प्रावधान दिए हैं कि जो विधानसभा है वो कैसे गठित हो, कैसे बने, उसकी क्या कंपोजिशन हो। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 78 ऑन योर स्क्रीन, लिस्ट 1, लिस्ट 2, आर्टिकल 323A, 324, 330, 330, 324 एंड D 320। लिस्ट 2 में है इलेक्शन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल्स, फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन दी लोकसभा। 323A मैं पहले भी करवा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट था, शुरुआत में भी आया था शायद फर्स्ट चैप्टर में, आई रिमेंबर। 323A एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल्स, ए का तो 2 कन्फर्म है, हो गया। और 324 में आता है इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन कमीशन एंड ऑल, ये भी पिछले क्लास में हम कर चुके हैं, 2 तो क्लियर हो गए। 330 में आई थिंक आएगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेट्स सी। यस, पुराना चावल हूं मैं।
आगे चलिए 323 ए एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल्स, 324 इलेक्शन कमीशन, सारा जो मैंने बताया था क्या क्या कंपोजिशन होगी उसकी, वो 324 दो में था, याद होगा, सब क्लोज टू। 330 है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की लोकसभा में जो आरक्षण है सीट्स का वो आएगा इसके अंदर। 320 में आ गया फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके काम क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, which article of the Indian Constitution provides the right to vote, that is adult suffrage, for electing representatives of the Lok Sabha and Vidhan Sabha। आज वीडियो थोड़ी 2 मिनट लंबी हो रही है तो प्लीज़ बियर विद इट, कोई बड़ी बात नहीं, काम के क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन, यही कोशिश है बस मेरी, और आपको साथ में लर्न करवाऊँ। अब कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये प्रोवाइड देता है राइट टू वोट, दैट इज अडल्ट सफरेज। मैंने बताया था कि एक वोट बराबर उसकी वेटेज, दैट इज अडल्ट सफरेज, बराबर का अधिकार। हाँ जी, बताएंगे आप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 326 आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा में और विधानसभा में जो स्टेट्स की हैं वो होंगी, कैसे होंगे इलेक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे कि सबको बराबर वोट का अधिकार मिलेगा और उनकी वेटेज बराबर मिलेगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80, लिस्ट 1 लिस्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। इधर है आर्टिकल 360, 312, 280, 368। सो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, और क्या आपको अब आर्टिकल्स मुश्किल लग रहे हैं देख के, जैसा आप उस टाइम फील कर रहे थे कि आर्टिकल्स कैसे याद करेगा कोई, कैसे याद करेंगे, कैसे हर टाइम पे मैच करेंगे, अब कैसा लग रहा है? इफ़ यू आर फीलिंग बेटर, येस सर आई एम फीलिंग द इम्प्रूवमेंट, प्लीज़ मैंशन इट, मुझे भी बहुत हौसला मिलता है आपकी बातों से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।